हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आजकल हमारे देश में भारत के राष्ट्रपति चुनाव की बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिसके एक उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भी है। आइए जानते हैं कौन है द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी परिवार से संबंधित है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इन्हीं के इलाके में हुई थी। उन्होंने भुवनेश्वर में मौजूदा रामा देवी महिला कॉलेज से दाखिला लेने के बाद स्नातक की पढ़ाई करी थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने बिजली डिपार्टमेंट में भी एज अ जूनियर असिस्टेंट भी कार्यरत रही हैं। आप सोच सकते हैं कि 1979 से 1983 के दौरान महिलाओं का एक जूनियर असिस्टेंट के रूप में कार्य करना कितना सराहनीय और हिम्मत वाला रहा होगा। तो ऐसे में इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और आज इस मुकाम पर हैं। तो आइए साथ में जान लेते हैं कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव की क्या पद्धति है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के तहत किया जाता है तथा ये एक एकल संक्रमणीय पद्धति है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर 1, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो लेते हैं और विधानसभा लेते हैं, परंतु विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, ना ही राष्ट्रपति द्वारा चुने हुए लोग लेते हैं। तो थोड़ा मैं जूम कर रही हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको। जी हाँ, ये देखिए, भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधायिकाओं के द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो अपने मतों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट में जानते हैं कि क्या होता है। भारत में जो राष्ट्रपति होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्य उसमें शामिल होते हैं। देखिए, लोकसभा हो गया, राज्यसभा और विधानसभा के विधायक शामिल होते हैं तथा ये जो होते हैं एकल सदस्यों का जो इनका ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्टोरल कॉलेज सदस्यों के प्रतिनिधि अनुपातिक आधार पर होता है। लेकिन इसमें ये नहीं होता कि आपने एक को वोट दिया और एक ही को सेलेक्ट कर लिया जाएगा या फिर उसे विजय बना दिया जाएगा, बल्कि आपकी चॉइस की प्रेफरेंस भी ली जाती है कि आप अपना पहला वोट किसे देंगे, दूसरा वोट किसे देंगे या तीसरा। जैसे कभी कभी हम सेंटर सेलेक्ट करते हैं अपने एग्ज़ाम के दौरान कि मेरा पहला होना चाहिए लखनऊ या दूसरा प्रयागराज, ये लाइक दैट। तो इसमें भी हम अपने राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार होते हैं उसमें हम लोग अपनी प्रेफरेंस देते हैं कि हमें पहली चॉइस कौन है, दूसरी कौन है और तीसरी कौन है। नंबर 2, राष्ट्रपति चुनाव में राज्य की विधानसभाओं से चुनकर आए हुए सदस्य और लोकसभा व राज्यसभा से चुनकर आए हुए सदस्य ही वोट कर सकते हैं। परंतु जो वो राष्ट्रपति जिन्हें मनोनीत किया, राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो मताधिकार में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वैसे उन्हें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए जो हमारा मौजूदा राष्ट्रपति हैं फिर से अगर वो चुनाव में खड़े होते हैं तो इनका इन्फ्लुएंस रहेगा उन सदस्यों के ऊपर कि आपने मुझे मनोनीत किया है तो मैं अपना वोट नहीं दूंगी। इसलिए उन मनोनीत सदस्यों के वोट को हटाया जाता है कि ताकि उनका किसी तरह का इन्फ्लुएंस न रह पाए। नंबर 3, विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। हमारे कई स्टेट हैं जहाँ पे विधान परिषद भी होती हैं, लेकिन उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाता है। साथ ही लेकिन इसमें जो जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जो विधानसभा जिन्हें जनता चुनकर विधानसभा या लोकसभा भेजती है वही वोट डालते हैं। यानी इसमें जनता परोक्ष रूप से तो कोई पार्टिसिपेट नहीं करती, पर हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जाकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि इसकी जो वोटिंग की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही खास होती है। अब इसमें क्या होता है कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए खास तरह की वोटिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह प्रक्रिया एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहलाती है। इसमें वोटर का एक ही वोट गिना जाता है। जैसे मैंने अपना एक वोट दिया तो उसे एक ही गिना जाएगा, लेकिन मैंने किसको ज़्यादा पसंद किया है इस बात को भी प्राथमिकता दी जाती है।
लेकिन वह कई अन्य उम्मीदवारों को भी अपनी प्राथमिकता के क्रम में चुना जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति पद के लिए 3 दावेदार हैं, कोई ए है या फिर बी है या सी है, तो मैं फर्स्ट चॉइस अगर ए को देती हूँ, सेकंड में बी को देती हूँ और थर्ड में सी को देती हूँ, तो मेरा वोट जो होता है वो ए के पक्ष में ज़्यादा जाएगा, क्योंकि मैंने वो ए को जो है पहले पसंद किया है, इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता ए रहेगी। यानी जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने बैलेट पेपर पे अपनी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद के चुनाव भी करते हैं। अब आ जाते हैं नंबर 4 पे, माफ़ करिएगा नंबर 5 पे। अब क्या होता है कि हमारे जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो वोटर, हम जो वोट करते हैं, यानी कि हमारे जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं जो वोट करते हैं, उसको वेटेज भी अलग अलग होता है। यानी कि अगर मान लीजिए मान लीजिए मैं कोई लोकसभा की एक सदस्य हूँ, मैं विजयी सदस्य, अब मैं वोट कर रही हूँ, तो मैं जिस जगह से चुनकर आई हूँ वहाँ की जो जनसंख्या है वो 10 लाख है, 10 लाख है, और कोई दूसरा है वहाँ की जनसंख्या 5 लाख है, तो मेरे वोट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा बजाय 5 लाख वाले सदस्य के। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि अगर हम जिस विधानसभा की या सीट की जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ का वेटेज भी ज़्यादा मिलता है। ये बात समझ में आ रही है कि यही नहीं, अलग अलग राज्यों के विधायकों के वोटों को भी वेटेज अलग अलग होती है। वेटेज का निर्धारण राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो अब आते हैं 6 पॉइंट पे। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। जी हाँ, विधायकों के मतों को वेटेज राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसमें राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या की भी अहमियत होती है। जैसे मैंने भी बताया था कि जितनी जनसंख्या होगी उसी हिसाब से अहमियत दी जाती है। अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या को चुने गए विधायकों की संख्या से भाग दिया जाता है। मान लीजिए मैंने बताया था कि मेरे में 10 लाख है, तो माफ़ करिएगा, मान लीजिए मेरी जो जनसंख्या है मेरी 10 लाख दी गई है, तो जो विधायक चुनकर आएगा अपना वोट देने के लिए, उसको 1000 से भाग दिया जाएगा। उसके बाद जो अंक हासिल होता है जी, के बाद जो अंक 1000 से भाग दिया जाए, इसके बाद जो अंक हासिल होता है वही उस राज्य के विधायकों के वोट का वेटेज होती है। और अगर हमारा शेष 500 से ज़्यादा बच जाता है तो उसमें 1 अंक की बढ़ोतरी कर दी जाती है। अब आ जाते हैं हम लोग 7th पॉइंट पे। सांसदों के मतों के वेटेज को जानने के लिए सबसे पहले सभी राज्य के विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों के वोटों की वेटेज को जोड़ा जाता है। फिर सामूहिक वेटेज को लोकसभा के चुने हुए सांसदों व राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से भाग दे दिया जाता है, लेकिन इसे मनोनीत सदस्यों को नहीं जोड़ा जाता। इस तरह जो अंक मिलेगा वही प्रत्येक सांसद के वोट का वेटेज होगा, और यदि भाग देने पर 0.5 से ज़्यादा निकलता है तो उस वेटेज में 1 अंक की बढ़ोतरी हो जाती है। यानी कि जितना वेटेज आ रहा है उसमें 0.5 से ज़्यादा निकल के आता है तो 1 अंक की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज़्यादा मत पाने वाली विजयी नहीं होता है। यानी कि मान लीजिए मैंने वोट दे दिया गया है, सबने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया है, तो जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा उसको नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसमें ये भी देखा जाता है कि वेटेज किसे ज़्यादा मिला है, लोगों ने किसी प्राथमिक चॉइस किसे दी रखी है, अपने फर्स्ट प्रेफरेंस किसे चुना है। यानी कि ये उम्मीदवार विजयी घोषित होता है कुल वेटेज के आधे से ज़्यादा हिस्सा मिलता है। समझने की बात यह भी हो कि राष्ट्रपति चुनाव पहले से तय होता है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितना वोट मिलना चाहिए। यानी कि इसमें
पहले से कैलकुलेट किया जाता है कि हमारे लोकसभा, विधानसभा और विधानसभाओं में कितने प्रत्याशी हैं और उन्हें कितना वोट मिलना चाहिए कि हम अगले राष्ट्रपति को चुन सकें। ये कैलकुलेशन पहले से फिक्स होता है, बस हमें चुनना रहता है कि हमारे कौन सा राष्ट्रपति जो हमारे जो उम्मीदवार हैं किसे विजय घोषित करना है। तो इस समय की अगर हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज है, उनके सभी सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है। यानी कि जो राष्ट्रपति चुना जाना चाहिए उसे लगभग 5,49,442 वोट मिलने चाहिए। ये तो बात हुई इतने वोट मिलने चाहिए, लेकिन इसके बाद भी हम ये देखते हैं यहीं पर ये बात ख़त्म नहीं हो जाती। मान लीजिए किसी ने पा लिया, लेकिन उसके बाद ये भी देखते हैं कि उसे फर्स्ट प्रेफरेंस किसे दी गई है। अगर मान लीजिए कोई उम्मीदवार है, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे कम मिली है तो उसको पहले ही हटा दिया जाता है। उसके बाद हम फिर से देखते हैं कि जो 2 बचे हुए उनमें से फर्स्ट प्रेफरेंस किसे ज़्यादा मिली, तो जो मिलता है, जिसे ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है उसी को उम्मीदवार विजय घोषित किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आगे भी लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।